Hey guys, how are you? I am Om Trivedi and you are watching AISSM with Om. Friends, I am here again with you guys. I am sure you are doing very well. मुझे पूरी उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ अब आपके मई 22 के एग्जाम्स एकदम आपके क्लोज आ चुके हैं। तो अभी कैसा है, अभी एक टाइम है जब आपके पास कुल मिला के 100 दिन के आसपास है। अभी मैं आपके लिए एक मास्टर प्लान AISSM का लेके आया हूँ। This is the right time when you have to plan well, because once you plan well, your half of the work will be done. So friends, इसी बात को देख करके ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। बहुत सारी मैक्रो एंड माइक्रो लेवल बातें करूंगा। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी हो, स्टडी प्लान कैसा हो, कितने घंटे लगाने हैं, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर, आईसीआई मॉड्यूल को कैसे कवर करना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, प्रैक्टिकल, एमसीक्यूज, केस बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड चीजों को कैसे करना है, क्या क्या सोर्सेस है हमारे पास, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यू के टेस्ट कैसे करने हैं, तमाम बातें डिस्कस करूंगा इस छोटे से वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक वीडियो को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक एक करके सारी बातें आपके काम की होंगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस AISSM मास्टर प्लान फॉर May 22 चैंप्स, फॉर May 22 चैंप्स। तो शुरू करें, चलो जी, बहुत शानदार। सो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले देने वाला हूं बहुत ही शानदार एक 90 डेज का प्लान, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे स्कोर करने वाले हैं अब की बार 70 पार 70 प्लस की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो सर चलिए पहले स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं। स्ट्रेटजी को मैं 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं आपके लिए। सबसे पहली स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे, ओवरऑल स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, मतलब एक मैक्रो व्यू स्ट्रैटेजी का दूंगा, मैक्रो लेवल पे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे स्टडी प्लान की, और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको माइक्रो लेवल पे डे टू डे लाइफ में अपनी तमाम बाधाओं के बीच में कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। बिकॉज स्ट्रैटेजी कैन बी वेरी नाइस, वेरी फाइन, विनिंग स्ट्रैटेजी, बट इफ यू डोंट इंप्लीमेंट देन सक्सेस के चांसेस कम रहते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बिल्डिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आप करने वाले हो और कैसे करोगे उसकी पूरी गाइडेंस इस वीडियो के अंदर मैं यानी ओम त्रिवेदी आपको देने वाला हूं। तो स्टार्ट करें, चलो। पहला पॉइंट मैंने पिक किया, ओवरऑल हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। बच्चों, इसमें 4 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो। सबसे पहला जो आईसीआई का करंट पैटर्न है, जो इंडस्ट्री जिस तरह से मूव करती है, आईसीआई मूव करता है, आपको करंट आईसीआई पैटर्न को पहचानना है, उसके हिसाब से करनी है तैयारी। तो लेटेस्ट एग्जाम के पेपर की एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस जो मैं जरूर लेके आऊंगा इसके बाद, एबीसी एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, जिस चैप्टर का क्या वेटेज है, प्लस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू ज्यादा आ रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिकल नेचर के आ रहे हैं, क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव कितना है, स्मार्ट क्वेश्चंस कितने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, केस सिनेरियो का क्या वेटेज है। वी हैव टू फोकस, वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर प्रिपरेशन बेस्ड ऑन दैट। कैसे करेंगे ये पूरे डिटेल में आगे मैं समझाने वाला हूं। तो दिल थाम के बैठो, तूफान से टकराते हैं, वक्त का तकाजा है, कब तक चलेंगे किनारे किनारे। अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, हर एक सिनेरियो में, हर एक सिचुएशन के अंदर आईसीआई की कुछ आपसे, मतलब आप स्टूडेंट से, टीचर से नहीं, स्टूडेंट से आईसीआई की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। उस एक्सपेक्टेशन को आपको मीट करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, सर ये एक्सपेक्टेशन क्या चीज होती है। जैसे पहले कैसा था कि इंस्टीट्यूट, खास करके AISSM जैसे पेपर में पॉइंटर लिखने पे ही 50-60 नंबर दे दिया करता था, 50-60 मार्क्स, एमसीक्यू होते नहीं थे। अभी क्या ऐसा हो गया, अभी कई बार पॉइंटर इंस्टीट्यूट ही आपको लगा के आपके बोर्ड पे दे देता है, कहता है भाई एक्सप्लेन करो। तो इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, मॉडल एक्सेट्रा। और एमसीक्यू पूछने का मकसद क्लियर है कि 100% सिलेबस को थरो स्टडी करना है। ये है आईसीआई की एक्सपेक्टेशन। आपको इसके नीड को, रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा। केस सिनेरियो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन द इंडस्ट्री कैसे होगी, इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं। दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू मेक These things a part of our strategy। मैं बताऊंगा आगे के सेशन में कैसे इसको अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाने वाले हैं, और मैं ओम त्रिवेदी आपको किस तरह से इसमें सपोर्ट करने वाला हूं थ्रू आउट योर अटेम्प्ट May 22 के लिए। सिर्फ May 22 की बातें हो रही है इसके अंदर, और आगे बात करते हैं। तीसरी हमारी स्ट्रैटेजी, ओवरऑल इंडस्ट्री की कुछ एक्सपेक्टेशन है। जब भी इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है, कोई भी पास्ट ईयर किसी भी सब्जेक्ट का उठा के तुम देख लेना,
फ्रेंड, मैं आपको एकदम अपने एक्सपीरियंस, मेरा BOS का एक्सपीरियंस है, मेरा WRC NIRC का एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चों को पढ़ाने का, AIR का और मैक्सिमम स्कोर्स लाने का हमारा अपना एक्सपीरियंस है। उसके बेसिस पे मैं आपको कह सकता हूं कि इंस्टीट्यूट को और इंडस्ट्री को भी आपसे उम्मीदें हैं। इसलिए इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन सेट करता है तो जो कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट होता है, जो भी इंडस्ट्री में लेटेस्ट चल रहा होता है, बजट आया क्या इंप्लीकेशंस हुए, कोविड आया क्या इंप्लीकेशंस हुए, नए FR, नए स्टैंडर्ड्स, नए रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आए उसके क्या इंप्लीकेशन हुए, नए ऑडिटिंग रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस, दुनिया में क्या बदल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है। इस पे क्वेश्चन सेट होते हैं। हर अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे। बात आपके दिमाग में आ सकती है कि सर आप ज्यादा स्पेसिफिक हो रहे हो, लेकिन सच्चाई है, अगर पहले से माइंडसेट तैयार होगा, वी आर रेडी टू कवर इट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टार्ट कंपीटिंग विद योर फ्रेंड्स। दोस्ती यारी बहुत हो गई, हर दोस्त तुम्हारा कमीना होता है, हर दोस्त तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। नाउ यू आर नॉट इनटू BCom MCom, यू आर इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्रिपेयर योरसेल्फ, बिकॉज सिर्फ 15 से 20% बच्चे, अभी रिजल्ट आने वाला है, आ जाएगा, देखना कुछ इसी रेशियो में बच्चे पास होंगे, बाकियों का क्या होगा। तो वो बात ध्यान रखनी है कि अपन कैसे 15 to 20% टॉप क्रीम लेवल पे कैसे आएंगे, इसकी भी प्लानिंग अपने पास होनी चाहिए। ये थी हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी। अब इसको माइक्रो लेवल पे बात करना शुरू करते हैं। भैया हमारा स्टडी प्लान क्या होगा। सो बच्चे, स्टडी प्लान को हम 3 पार्ट पे बांट देते हैं। सबसे पहला मटेरियल का सिलेक्शन, बिकॉज आपकी बुक्स एंड मटेरियल इज द प्राइमरी वेपन टू विन द वॉर। अगर आप युद्ध जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा बुक्स कैसी होंगी। ICI मैट प्रेफरेबल है या ICI स्टडी मटेरियल पे बेस्ड बुक्स ही सेलेक्ट करें। टेलीग्राम चैनल पे इधर उधर घूम घूम के कूड़े कबाड़े ना इकट्ठे करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको सजेशन दे रहा हूं इस प्लान में कि आप ऑथेंटिक ऑथर्स की किताबें, अच्छे प्रोफेसर्स टीचर की किताबें या ICI मटेरियल को ही बेस बनाएं। कुछ भी किधर भी प्रैक्टिस कर लो, ये ब्रह्मास्त्र, ये ज्ञानेंद्र, मतलब ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं उठाने का। गीता महाभारत रामायण ये आपकी किताबें नहीं है, आपका स्टडी मैट ही आपका बाइबल है, कुरान है, गीता है, बाइबल है, जो बोलना चाहते हो महाभारत रामायण सब यही है। इसी को माई बाप बनाओ, या जो भी बुक को सेलेक्ट करो इस गारंटी के साथ कि वो ऑथर आपको उसी SM के अकॉर्डिंग बुक्स बना के दे रहा है। फॉलो दैट, नंबर 1। तो ये रूल एकदम गोल्डन रूल है, इसको सेट कर लो दिमाग में। दुनिया में कोई कुछ भी बोलता हो, अभी मैंने इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज के वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट सुनी है, उन्होंने बोला है कि स्टडी मैट हमारी ऑलमोस्ट एरर फ्री है, और अगर कोई एरर है तो आप प्लीज हमें बताइए। लोग मेल बहुत करते हैं, बताते नहीं है गलतियां क्या है। तो अभी कैसा है, अपने को ट्रस्ट करना है ICI पे। दूसरा, डिवाइड सिलेबस इनटू पार्ट्स। कैसे सर, जवाब आपको अभी दूंगा। कैसे सिलेबस को पार्ट में बांटो, क्योंकि ICI जब भी आपसे सवाल पूछता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ICI जब भी आपसे सवाल पूछता है ना, वो हमेशा पार्ट में कॉन्सेप्ट को बेस बना के पूछता है, कॉन्सेप्ट पे फोकस होता है। चैप्टर से ज्यादा कॉन्सेप्ट एग्जाम के क्वेश्चन सेटर के दिमाग में चल रहे होते कि इस बार मैं क्लाउड से पूछ लेता हूं, इस बार मैं इस टॉपिक से पूछ लेता हूं, ऐसा उसके दिमाग में चलता है। तुमको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे सर, चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं। चलो एक एक करके बात करते हैं। EIS की बात करते हैं। सीधा आ गए अपन चैप्टर के ऊपर, ठीक है। EIS में अपने पास ब्रॉडली 5 चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू, एक तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस है। दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है। तीसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट है। चौथा अपने पास इमर्जिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ई-कॉमर्स वाला चैप्टर है। एंड द लास्ट वन इज कोर बैंकिंग सिस्टम। अब मैंने इसको पार्ट में बांटा उसकी रेलिवेंस के हिसाब से। हमने सबसे पहले प्रोसेस को उठाया, चैप्टर नंबर 1 और 2 को एक पार्ट बनाया 8 मार्क्स के लिए। इसके साथ साथ मैंने एक चार्ट बना के आपको दिया है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल प्रोफेसर ओम त्रिवेदी पे शेयर कर दूंगा, और उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे है, उसकी लिंक दी हुई है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। आपको जब ये प्लान तैयार करना है, जब फर्स्ट स्टडी करनी है, जब पहला रेगुलर कोर्स आप करते हो, और उसके साथ एक रिवीजन और एक प्रैक्टिस कंपल्सरी है, ठीक है। अब देखो प्लान आना शुरू हुआ, तो सबसे पहले चैप्टर को प्रायोरिटाइज करते हैं। डेट वाइज आप चैप्टर टारगेट करो, डेट लिखो। इसका रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन कब किया उसकी डेट मेंशन करो। फिर इसको रिटन प्रैक्टिस या चैप्टर वाइज टेस्ट जो भी आपके सर ने दिया या मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो कैसे किया वो डेट लिखो। डेट वाइज चलने का, डेट वाइज फॉलो करो रेगुलर कोर्स के अंदर। दूसरी बात, ये डेट्स क्यों लिखवा रहा हूं, इसकी अपनी एक बहुत बड़ी रेलिवेंस है, मैं अभी आपको बताऊंगा ये डेट्स मैं क्यों लिखवा रहा हूं।
उसके बाद एक बार आपने प्रोसेस खत्म किया, खास करके इंट्रोडक्शन टू बीपीए, फ्लो चार्ट्स एंड डीएफडी, उसके बाद आप एक दूसरे चैप्टर में आओ। ध्यान से सुनना, मैं आपके सिलेबस को पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। चैप्टर 1 2 3 4 5 नहीं जा रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक है। कई लोग मानेंगे नहीं, तो आप जैसे 1 2 3 4 5 जा रहे हो आप जाओ, बट मैं ये वेस्ट केस सिनेरियो में सपोर्ट करूंगा, ये सजेशन आपको दूंगा कि बच्चे ये फॉलो करो। दूसरा, चैप्टर 3 का उठाओ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट, ओनली इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट वाला पार्ट इसका छोड़ दो। चैप्टर 1 का ईआरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, छोड़ दो, ये ऑडिटिंग के एस्पेक्ट है। जब तक अपन अकाउंटिंग नहीं करते ऑडिटिंग नहीं समझ में आएगी, और जब तक तुम्हारा ऑडिट का सिलेबस भी कुछ पूरा हो चुका होगा, ये दो टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएंगे, इसलिए दोनों को यहां से विड्रॉ किया है। और अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट आपने क्यों पहले कंसीडर किया? क्योंकि बेटा ये आईटी है और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी आईटी के दूसरे टूल है, मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल्स हैं। इन दोनों को साथ पढ़ने से अपने को फायदा होगा जब अपन ई कॉमर्स, फिनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो आपका चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 4 है, जब ये दोनों चैप्टर करेंगे तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हमें यहां सपोर्ट करती है। ऐसे प्लान करना है अपने सिलेबस को, पार्ट में बांट के। चैप्टर को अगर ध्यान से देखोगे, आईसीआई मॉड्यूल ने भी अपने को पार्ट में बांटा है। ठीक है, आपको बहुत सारे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट में भी बताते होंगे कि ठीक है मॉड्यूल का सीक्वेंस ये है, बट हमें किस सीक्वेंस से जाना है सो दैट की अंडरस्टैंडिंग भी हो, मेमोरी भी हो। एक बात याद रखना सारे बच्चे, अंडरस्टैंडिंग है तो मेमोरी की गारंटी है, मेमोरी है तो अंडरस्टैंडिंग की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको ये मैंने सीक्वेंस दिया है, लॉजिकल सीक्वेंस है, इसी से 80+ मार्क्स ला रहे बच्चे आज की डेट में। ध्यान से सुनो। उसके बाद आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम किया, चैप्टर 2 कंप्लीट किया। अब तक आपने क्या किया? चैप्टर 1 का ईआरएम छोड़ के सारा पार्ट किया। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट चैप्टर 3 से कर लिया, एक पार्ट कर लिया। मॉड्यूल में भी वो एरिया बाइफर्केटेड है, एकदम अलग से दिखता है वो। इसी तरह से कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब अकाउंटिंग हो गई, प्रोसेस हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई। नाउ वी आर रेडी फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंड इसका जो कि प्योर ऑडिटिंग है, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट का ऑडिटिंग है। जब आप ये करोगे, और इन सब का कॉन्सेप्ट वाइज वेटेज है जो आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो। चैप्टर 1 एंड 2 का वेटेज 8 मार्क्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स, ये पूरा रिसर्च करके लिखा हुआ है मैंने। ई कॉमर्स अगेन ई कॉमर्स एम कॉमर्स 6 मार्क्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम अलोन 10 मार्क्स, एंड देन ईआरएम एंड इसका कंबाइंड टुगेदर, बिकॉज एक तरफ आप ईआरएम पढ़ते हो, इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315 करते हो, और उसकी इंप्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स एंड ऑडिटिंग के थ्रू करते हो, ये दोनों मिला के 16 मार्क्स। अब आप ऑडिट भी कुछ हद तक पढ़ चुके होंगे अपने ऑडिट वाले सर से, और यहां पे आप बेसिक्स भी क्लियर कर चुके हो, अकाउंटिंग भी कर चुके हो हमारे सिस्टम के अंदर। अब आपको ऑडिटिंग वाला ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छा समझ आएगा। उसके बाद आप सीबीएस करो, जिसमें ये टोटल 4 चैप्टर ऊपर वाले कवर होते, सारे कॉन्सेप्ट बैंकिंग सिस्टम के अंदर मर्ज होके कैसे इंप्लीमेंट करने, वो यहां सीबीएस में आपको दिख जाएंगे। सीबीएस करो, और उसके बाद सारे चैप्टर के जो रेगुलेटरी कंप्लायंस हैं, जो हर चैप्टर के एंड में दिए हैं, एक चैप्टर को छोड़ के 4 चैप्टर में दिए हैं, उनको एक बार पढ़ लो, एक बार। मैं ये सीक्वेंस आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि रेगुलेटरी कंप्लायंस 4 मार्क्स का पर्सनल वेटेज है इसका। इंस्टीट्यूट हमारे EISSM के अंदर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछता है। ये है ब्रॉड डिवीजन ऑफ आवर सिलेबस, ये ब्रॉडली डिवाइडेड है सिलेबस इस तरह से, एंड दिस इज द लॉजिकल सीक्वेंस। इफ यू फॉलो दिस सीक्वेंस, आई एम श्योर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ये तो था चैप्टर प्लान, चैप्टर को कैसे प्लान करें, कौन से टॉपिक। यस, जब आप सेकंड रिवीजन करते हो, जब आप मेन कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, एक रिवीजन कर चुके हो, एक प्रैक्टिस कर चुके हो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, now you are ready to go for the whole revision 1 2 3 4 5. You go like this: chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, because now you have conceptual understanding. I hope you will agree with me, और नहीं तो मॉड्यूल को ठीक से स्टडी करना, देखना, पलट के देखना, तुमको समझ में आएगा।
कुछ अच्छे सीनियर से सलाह लेना, तुमको और समझ में आएगा अगर मुझ पे भरोसा थोड़ा कम हो रहा हो तो। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, EIS की प्लानिंग ऐसे करनी है एंड दिस इज फुल प्रूफ प्लान एंड आई गारंटी यू। नेक्स्ट, अब आते हैं SM के चैप्टर प्लान पे कि सर अगर मैं अभी कोर्स कर रहा हूं तो मुझे कैसे कवर करना चाहिए। ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, आपको सबसे पहले चैप्टर 1 करना है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और उसके साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस करना है। ये दोनों चैप्टर आपस में यूं जुड़े हुए भाई, ऑब्वियसली ना, जहां मैं SM पढ़ूंगा प्रोसेस भी साथ में ही पढ़ूंगा ना, विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव प्रोसेस मॉडल प्लानिंग साथ में जाएगी। इन दोनों का कंबाइंड वेटेज है 11 नंबर का, 11 मार्क्स का। ट्रेंड एनालिसिस मैंने पूरा चेक किया है। उसके बाद आपको आना है डायनामिक्स ऑफ, अब देखो पार्ट 1 हो गया ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऐसे तोड़ो ब्रेक करो। पार्ट 2 में आ गए आप, एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, कंपटीशन, जहां सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी और उससे रिलेटेड पोर्टफोलियो टेक्निक्स एटसेट्रा, एंड वेरी वेरी हॉट चैप्टर ऑफ EISSM, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। 12 मार्क्स का अलोन वेटेज हो सकता है, कभी 15-16 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप एग्जामिनर को, क्वेश्चन सेटर को रोक नहीं पाएंगे, बिकॉज इसकी हालत वही है जो कॉस्टिंग में कहीं स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट की है, इसकी हालत वही है जो कैपिटल बजटिंग की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। ये वैसा ही चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को एक पार्ट बनाओ, जब भी पढ़ो एक साथ पढ़ो, जब भी रिवाइज करो एक साथ रिवाइज करो, कंटिन्यूटी में करो, समझ आएगी, क्लैरिटी होगी, प्रैक्टिकल सिनेरियो सब समझ में आएंगे, सिचुएशन बनती है, आप कंपेयर कर सकते हो। एंड द लास्ट वन, चैप्टर नंबर 7 और 8 को कंबाइन टुगेदर पढ़ो, यह है चौथा पार्ट। इसका वेटेज है 15 मार्क्स का। ज्यादातर बच्चे लास्ट में जाते जाते यहां तक थक जाते हैं, और यहीं पे इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों एक ही चैप्टर है, इसका नाम ही है स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। इंस्टीट्यूट ने चैप्टर की लेंथ को देख के सिर्फ इसको चैप्टर 7 और 8 में बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इससे ज्यादा इंस्टीट्यूट ने कोई दिमाग नहीं लगाया। तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर 7 और 8 को कंबाइन टुगेदर करना है। बच्चे ये तो रहा SM का प्लान। अब आपने क्या करना है, इस प्लानर को यूज करना है जो मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। कैसे यूज करना है सर, जैसे जैसे आप फुल कोर्स कवर कर रहे हो, से मेरे से कर रहे हो, किसी और सर से कर रहे हो, इस सीक्वेंस में आप उसको डेट वाइज कवर करो। रिवीजन की डेट रिवीजन करो, टिक करो और डेट भी लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर तुम प्रैक्टिस करो, एक साथ साथ प्रैक्टिस, लिखते हुए पढ़ने का, पढ़ते हुए लिखने का, बहुत बड़ा फॉर्मूला देख रहा हूं, साथ साथ एक प्रैक्टिस नोट्स बनाने की, या जैसे मैं अपनी क्लासेस में तुम लोगों को करवाता हूं, क्लास के साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है, और वो कंपलसरी होता है, उस पर रिवॉर्ड भी होते हैं, ठीक है। तो वो काम कोई नहीं छोड़ेगा। आज तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि दिमाग को ही सिर्फ याद नहीं होता दोस्त, हाथों को भी याद होता है, आंखों को भी याद होता है। जो चीज हम देख लेते भूलते नहीं, जो चीज पढ़ लेते वो भूलते नहीं, जो लिख लेते वो तो कभी नहीं भूलते। तो हाथों को भी याद दिलाना और रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 घंटे एग्जाम में जाके लिखने ही है, ठीक है। सो तूफान से टकराओ, वक्त का तकाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। चलिए, उसके बाद आप डेट्स देंगे। और सर डेट में क्यों दिलवा रहा हूं, क्योंकि आपको जब नेक्स्ट प्लान बनाना है रिवीजन का, आपको कोशिश करनी है 21 डे को से चैप्टर नंबर 1 अगर एंड 3 आपने 1 जनवरी को कंप्लीट किया है, तो 21 जनवरी तक एक बार इसके रिवीजन की बारी आ ही जाए तो अच्छा है। इससे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप होगी, इसलिए डेट्स का प्लानर आपको बनवा रहा हूं, ठीक है। इस तरह की प्लानिंग शायद तुमने किसी YouTube चैनल पे नहीं देखी होगी, इस तरह से बाइफर्केशन लॉजिक के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पेशेंस रखना भाई। काम की बातें होती है ना, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। जो ऐसे ही इधर उधर की बातें, प्रचार की बातें होती है ना, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। यहाँ कोई मार्केटिंग प्रचार नहीं हो रहा। उसके बाद सर आते हैं, अब हम सर क्या करें, अपना नोट्स बनाएं। तीसरी स्ट्रेटजी, आपने डिवाइड कर लिया सिलेबस को, सर नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इसीलिए टाइम दे रहा था आपको, ठीक है। आई होप कि दिस इज क्लियर। योर स्टडी प्लान शुड बी इन लाइन विद दीज 3 थिंग्स। ICI का SM बेस्ड बुक, सिलेबस को पार्ट्स में ब्रेक करके कंप्लीट करना, एंड अपने नोट्स बनाना। अब सर टाइमलाइन, ये सब काम तो बहुत बता दिया आपने, अब कितने दिनों में कौन सा क्या करे, कैसे करे कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। आओ भाई टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। मास्टर प्लान फॉर May 22 अटेम्प्ट माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखिए। मैं प्रेफरेबली आपको बोलूंगा इसको फॉलो करने के लिए, ध्यान से सुनो। समय है कम और काम है ज्यादा, तो दोस्त टाइम इज वेरी क्रूशियल, रिस्पेक्ट द टाइम, ठीक है।
वो कहते हैं ना, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि क्या पछताने। एक बार समय निकल गया तो फिर वो कोई फायदा नहीं, अटेम्प्ट निकल जाएगा, फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रहेंगे। ये काम अपने को नहीं करना है भाई। अगर आपने अब तक कोर्स शुरू नहीं किया है, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, या आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हो, या कोई फ्यूचर में आप पढ़ने का प्लान कर रहे हो, स्टार्ट इमीडिएटली, डोंट वेट, स्टार्ट इमीडिएटली। इट्स द बेस्ट टाइम इज नाउ। इससे अच्छा वक्त आपको नहीं मिलेगा। पंडित से मुहूर्त दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे अगर इंतजार कर रहे हो कि पंडित जी पत्री निकालेंगे, जन्म पत्री टाइप कुछ, फिर बताएंगे मंगलवार से शुरू करियो, हमारे फैमिली में ऐसे शुरू करते हैं, डोंट वेट। एंड प्रेफरेबली आई विल सजेस्ट कंप्लीट योर कोर्स बाय 15th मार्च, बेस्ट केस सिनेरियो। इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम लेने वाला है मई 24 को, सेकेंड ग्रुप, आई एम श्योर कि शायद यही था डेट, शुरू होने वाला है, 20 के आसपास शुरू हो रहे हैं आपके। तब तक आपके पास अप्रैल एंड मई पूरे 2 महीने मिलेंगे रिवीजन के। बोथ ग्रुप वालों को भी 2 महीने मिल जाएंगे। तो भाई 15 तक मिनिमम अपने कोर्स को कंप्लीट करो। अभी भी आपके पास 1.5 महीना है कंप्लीशन के लिए, एंड ये कम नहीं है। आई रिक्वेस्ट नेक्स्ट। उसके बाद सर आपको रिवीजन शुरू करना है, और रिवीजन कैसे करना है इसके लिए मैं पूरी आपको स्ट्रेटजी दूंगा। मोस्ट प्रेफरेबली अगर आप यहां से शुरू करते हैं 15 मार्च से, तो आपको 25 अप्रैल तक का मैं एक फुल प्रूफ प्लान दूंगा, जिसके अंदर आप 2 रिवीजन्स करेंगे। और 2 रिवीजन्स करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप फिल्टर आउट की एक स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, जो मैं समझाऊंगा कैसे यूज करना है। एक नई स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया एंड उनके साथ ये सक्सेसफुल रहा। फिल्टर आउट से हम पहला रिवीजन करते हैं, ध्यान से सुनना, प्लानर अप देता हूं उससे पहले। हमें लगा कि ये 20% कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो जब पूछो, जहां पूछो, सर किधर पूछ लो मैं जवाब दे दूंगा। एक डायरी में नोट करो, एक पेज में नोट करो, उन कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट रिवीजन में बार बार रिवाइज करने की, समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई घंटे भर भी लगते हैं तो क्यों लगे, अपना समय बचाओ। बहुत सारे पेपर है, 8 पेपर है आपके पास, ठीक है, वहां टाइम रिड्यूस करो। जब आप सेकेंड रिवीजन करोगे, एक तो आपने क्लास में किया, दूसरा रिवीजन आपने किया इस बीच में इस रिवीजन प्लान के साथ, जो मैं अभी प्लानर दूंगा आपको। तीसरा रिवीजन जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि बचे हुए सिलेबस का भी 20% आप फिल्टर आउट कर सकते। कॉन्फिडेंस आ गया। पूछो एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, विच प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड, चैलेंजेस, जब मर्जी पूछो यार, मैं यूं जवाब दूंगा। उसको भी साइड कर दो थोड़ा सा, तुम देखोगे तुम्हारे पास सिलेबस बचा सिर्फ 64%। जब 4th रिवीजन करोगे तुम्हें लगेगा और 20% हटा सकते। सोचो तुम्हारा काम कितना आसान होता जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आप हर एक सब्जेक्ट में लगा सकते हो, बशर्ते आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये चैप्टर में बहुत अच्छे से अब कर सकता हूं, ठीक है। ये थी मेरी फिल्टर आउट स्ट्रेटेजी। अब मैं बताता हूं तुम्हें अब ये प्लान कैसे बनाएंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा 15 मार्च तक आप कंप्लीशन करो, रिजिड रूल नहीं है। मैं यहां पे 10 डेज का आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो भाई फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कहना आसान होता है, ऐसे ही करो। अरे मशीन थोड़ी ही है, मैकेनिकल नहीं होने का, ठीक है। एक आध दिन जरा मूड खराब होता है, एक आध दिन डिप्रेशन में, एक आध दिन बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड ने डांट लगा दी, मतलब चलता रहता है ना, घर वालों ने पेल दिया किसी दिन, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा सेट रीसेट होता रहता है। 10 डेज का प्लस माइनस। और ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप प्लान करो, डेविएशन समझते हो ना, इसके लिए प्लानिंग जरूर रखो कि यार एक दिन मूड नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो कंटिजेंसी प्लान ABC अपने को एडजस्ट करते रहो। ऐसे मत डेविएट टाइप के, एकदम भगवान टाइप का बना दो प्लान की, पता चला कि एकदम नहीं जी, अपन तो मिनट टू मिनट, अपन 13 घंटे रोज पढ़ते जी, 1 घंटे कम है, 1 घंटे ज्यादा नहीं होता। ऐसा होता नहीं, नेचुरली इंसान है, थोड़ा बहुत हो जाता है। किसी किसी दिन क्लास ही कोई उल्टी पुल्टी हो गई, प्लानिंग ही फेल हो गई, उसके लिए 10 डेज मतलब 25 से मैं एक आइडियल प्लान आपको देने जा रहा हूं, रिटन प्लान देने जा रहा हूं। आ जाओ, ये रहा प्लानर, सेकंड रिवीजन का प्लान। वंस योर सिलेबस इज कंप्लीटेड, नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड। फर्स्ट आप सिलेबस के साथ कर चुके हो, डेट वाइज कर चुके हो और प्रैक्टिस भी कर चुके हो, और हर रिवीजन में प्रैक्टिस का एलिमेंट जरूर होगा। हम ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हम रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस का एलिमेंट माइनस कर देते हैं। रीड 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 नहीं, रिवाइज, रिसाइट, रिकॉल, राइट एंड रीराइट जरूर करने का। ये 5R फॉर्मूला लगाने का कैसे, ये देखो, हर एक रिवीजन के साथ प्रैक्टिस का प्लान होना चाहिए। देखो मैंने जैसे डेट दिया ना, तुमको ऐसे बनाना है। ध्यान से सुनो,
जैसा हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर प्लान किया था 1 और 3, हमने कहा सर 26 को करेंगे, 2 घंटे लगाएंगे क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। 27 को इसका 2 घंटे रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, लिखते हुए पढ़ने का, पढ़ते हुए लिखने का। क्लियर है? इसी तरह से हम मार्क्स वाइज उसके हिसाब से हमने वेटेज और पेपर की लेंथ को देख के, सब्जेक्ट टॉपिक सब्जेक्ट उसकी लेंथ को देख करके मैंने, और उसकी इंटेंसिटी को देख करके मैंने डेज एंड आवर्स प्लान किए हैं। इसको फॉलो करोगे, कुल 10 दिन तक आप सेकेंड रिवीजन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का करने वाले हो। 23 घंटे आप पढ़ने वाले हो, 13 घंटे के आसपास आप इसको प्रैक्टिस करने वाले हो। मतलब कहीं ना कहीं मैंने एक स्ट्रैटेजी दे दी 60-40 की, कि अगर 60% हम रीडिंग करते हैं, रिवीजन करते हैं, राइटिंग रिसाइटिंग रिकॉलिंग करते हैं, तो सर उसके साथ राइट एंड रीराइट के लिए 13 आवर्स का टाइम हमने रखना है। बात समझ में आ गई? एक अप्रॉक्स 70-30 बोल सकते हो, 60-40 बोल सकते हो, तुम्हें जैसा सूट करता है यू कैन प्लान, देयर इज नो रिजिड रूल। दूसरा, EIS सिमिलरली से तुमने अगर 10 अप्रैल को SM खत्म किया है, 11 अप्रैल को यू स्टार्ट विद EIS। SM टेक फर्स्ट ऑलवेज, रीजन इज स्मॉल है, छोटा है, स्मार्ट है और प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है, इन डेप्थ है, बट उसमें बहुत सारे राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा पड़ती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। SM इज टेक्निकली मोर जहां क्रिएटिविटी बहुत डिमांड करती है लिखने में, कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में जाना बहुत जरूरी हो, देखने में लगता है आसान सा। EIS इज स्ट्रेट, EIS में तुम्हें सीधे सीधे ठैट टेक्निकल टर्म्स के साथ सीधे सवाल के जवाब लिखने होते हैं। SM में थोड़ा गोलमोल होता है, केसेस सिनेरियो भी ज्यादा आते हैं, तो उसको पहले निपटाना भाई। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां फिर उसी तरह से जैसे हमने पार्ट पे बांटा था उसके हिसाब से रिवीजन शुरू किया एंड CBS तक से 24 अप्रैल तक हमने कंप्लीट कर लिया सर अपना EIS भी। सर सेकंड रिवीजन से डन हो गए हमने पूरे 8 दिन लगाए EIS में, 6 दिन हमने किया प्रैक्टिस, 23 + 15 घंटे की प्रैक्टिस एंड रीडिंग, और सर हमारा सेकंड रिवीजन कंप्लीट। अब सर आते थर्ड रिवीजन में, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन आफ्टर रिवीजन। EIS को करते हुए एक छोटी सी बात याद रखनी है, EIS SM ऐसा पेपर है जिसको हम कह सकते हैं हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ा सुबह सफा, ये गलती नहीं करनी। इसको तुम चाहे 1.5 घंटे रोज पढ़ो, 2 घंटे रोज पढ़ो, 3 घंटे रोज पढ़ो, जितने तुम्हारे पास टाइम है उतना अपने स्केड्यूल में डालो, बट मार्क माई वर्ड्स, डेली रूटीन में रखना, क्योंकि ये कब स्किप कर जाएगा तुम्हारे दिमाग से, कब ये स्लिप हो जाएगा, इसके बारे में हमेशा मैं कहता हूं, आंखों से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इस पे बहुत लगता है। कॉन्टिन्यूटी रखनी है दोस्त, बैक टू बैक रिवीजन करना है। थर्ड रिवीजन और उसके साथ MTP बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? यहां क्लस्टर रिवीजन एंड क्लस्टर प्रैक्टिस एक साथ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से 25 से 27 3 दिन 3-3 घंटे 9 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते, एक जैसे मैराथन टाइप किया। फिर EIS का किया 28 से 30 3 घंटे किया, और दोनों करने के बाद अब कंबाइंड MTP के लिए तैयार हो जाओ। और ठीक इसी डेट को देखोगे 1, 2, 3 को मेरे टेलीग्राम, मेरे यूट्यूब, मेरे EIS SM ऐप के ऊपर आपके लिए आ जाएगा मॉडल टेस्ट पेपर 3 सॉल्यूशन के साथ। आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। मेरा EIS SM ऐप डाउनलोड करके रख लेना और मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, इस वीडियो को खूब सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ ये जो होगा हमारा 70 मार्क्स के लिए MTP होगा। MCQ यहां मैं कवर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि MCQ के लिए मैंने आपको सेपरेट स्ट्रैटेजी दी है और रीजन क्लियर है। MCQ की तैयारी का सोच, उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, दिमाग अलग तरीके से चलता है। तुम्हें पढ़ना 100% है, सिलेबस को 100% कवर करना है, बट MCQ के लिए एक डिफरेंट फोकस रखना है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों से एक गलती होती है, वो क्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव के साथ MCQ भी चलाते रहते हैं, ये आता है ना तो वो भी लिख ही दूंगा, ऐसा नहीं। MCQ का माइंडसेट अलग होता है, ऑप्शंस चूज करने का तरीका अलग होता है। 4 ऑप्शन में 3 क्लोज लग रहे होंगे, डिसाइड करना पड़ता है, उसके लिए अलग माइंडसेट चाहिए। एक्यूरेसी बेहतर आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। आओ देखते MCQ रिवीजन। और एक बात ध्यान रखना, जब आप MCQ के लिए रिवीजन करोगे ना, MCQ प्रैक्टिस करोगे, तो एक राउंड ऑफ रिवीजन EIS SM ऑटोमेटिक हो जाएगा पूरे सिलेबस का। इसके लिए सर मैंने आपको डेट वाइज हमेशा ध्यान रखेंगे। जो बच्चे ना ऐसे जमा खर्च मूंजवानी ऐसे ओरल तरीके से अपना प्लान रखते हैं, ये गलती नहीं करेंगे दोस्त। मैं क्लास 1 से क्लास 60 तक लगातार बच्चों को कहता हूं रिटर्न प्लान बनाया है, रोज याद दिलाता हूं भाई हर चीज का रिटर्न प्लान होना चाहिए। नहीं है तो मेरा लेके ये चार्ट लगा के चिपका लो अपने दीवार के ऊपर, इसको फॉलो कर लो, कोई बात नहीं। ऐसे मान लो कि ओम सर ने बना के दे दिया आपने को, ठीक है, कोई और तो देता नहीं, गाइडेंस सब देते,
होमवर्क करके आने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। आप होमवर्क करके आओ, और मैं भी आया हूं होमवर्क करके। तो क्या करना है हमने, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 4 से 5 अप्रैल से 2 दिन हमने लगाया, 3-3 घंटे सिर्फ एमसीक्यू करे। 6-8 को किया सिर्फ एमसीक्यू किए 3 दिन ईआईएस के। ईआईएस थोड़ा बड़ा है ना। उसके बाद सर एसईटी सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट 2, 9 और 10 का टाइम रखो, 2-2 घंटे का मैं बड़े बड़े एसईटीज दे दूंगा। कहां दूंगा, ध्यान से देखो। ये रहा मेरा EISSM ऐप। जाओ गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो। जैसे ही तुम डाउनलोड करोगे हम तुम्हें एक बैच में जोड़ देंगे जिसका नाम है EISSM क्विज 2022। समझ में आ गई बात। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। वहां EISSM के बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी पढ़े, अभी भी पढ़े। जैसे ही आप मेरे ऐप पे जाओगे मैं आपको दिखाता हूं, वेट करो, बैच मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम आपको रेडी टू ईट फूड तैयार है। आपको बस खाना खाना है और कुछ नहीं करना। आपके लिए पूरा बन के तैयार है माल। ठीक है, आजा यार प्रभु। ये रहा EISSM क्विज 2022। आप यहां जाएंगे, जाने के साथ यहां टेस्ट का सेक्शन है। यहां पे देखोगे आप टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, EIS के, SM के, चैप्टर वाइज टेस्ट बने हुए, 10, 12, 15 टेस्ट बने हुए। जब ये डेट आएगी, जो डेट मैंने आपको जिक्र किया है, से ये वाली डेट आएगी 9th और 10th को, यहां लगभग 160 MCQ के 2 एसईटीज डल जाएंगे। टाइम से डल जाएंगे अपने आप। मैं भी इस डेट को फॉलो करूंगा जैसे स्टूडेंट फॉलो करता है, और इस डेट पे आपको टेस्ट देना है। आपका कॉन्फिडेंस होगा हाई, बोला अब ला यार, क्या फोड़ना है, तोड़ना है, किसको क्रैक करना है, अभी लेट्स क्रैक इट। नहीं तो क्रैक कर देंगे इस बार। ठीक है, अब की बार 70 पार, फॉर्मूला सेट है सर। ये रिवीजन हो गया, एमसीक्यू भी डन हो गया सर। इसके बाद अब आपको जो बचा हुआ टाइम है, किस तरह से एग्जाम से पहले क्या क्विक रिवीजन करना है अपने बाकी सब्जेक्ट को देख के। इसके बाद भी तुम्हारे पास कम से कम 15 से 16 दिन का टाइम, मतलब 14-15 दिन का टाइम तो तुम्हारे पास अभी भी है। तुम अपने बाकी पेपर्स को देखो, क्विक रिवीजन करना है वो करो। दिस वाज माय ब्रॉड प्लान, जहां मैंने तुमसे एक एक बात डिस्कस की है। अब आगे ध्यान से सुनना कुछ और जरूरी बातें। अब हमारे प्लान में मेजर हिस्सा था सबसे पहले क्लास जो आपको करनी है, रेगुलर क्लास से क्लास कंप्लीट करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, क्लास के साथ करनी है इतनी बातें। फिर 2 से 3 राउंड रिवीजन करना है, एमसीक्यू का रिवीजन अलग करना है, और फिर उसको कंप्लीट करना है। दिस इज फुल प्रूफ EISSM स्ट्रेटजी। नाउ कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब अभी भी ऑप्शन है सर कुछ नहीं करने का। यस, ध्यान से सुनो। सबसे पहले भाई, जब आप फैकल्टी सेलेक्ट करते हो, मेंटर सेलेक्ट करते हो, तो मार्केटिंग देख के, रैंक्स देख के, भौकाल देख के, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे पिक्चर देख के, बॉडी देख के नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड देख के, उनके घर देख के, और उनके माइक्स को देख के, उनके मतलब सिर पे कितने बाल हैं ये देख के आपको टीचर नहीं सेलेक्ट करना। आपको टीचर सिलेक्शन करते हुए उनकी टीचिंग, उनका एजुकेशन, उनकी लर्निंग, उनके अंडरस्टैंडिंग, उनका वर्क एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री एंड CA के बच्चों के साथ उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। उनकी कम्युनिकेशन क्या आपके साथ सेट होती है। ये बात मैं बोल रहा हूं, नाम किसी का नहीं ले रहा भाई। कोई ना बोले कि सर ने ये रिकमेंड किया, वो रिकमेंड किया। मैं खुद को भी रिकमेंड नहीं कर रहा। ठीक है, और YouTube पे जाके कम से कम 3-4 डेमो वीडियोस देखो, और उनके उस सब्जेक्ट के स्कोर देखो, रैंक मत देखो। रैंक बच्चे के होते हैं, स्कोर में टीचर का कंट्रीब्यूशन भी होता है, और बच्चे का तो होता ही होता है 100%। स्कोर 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 से 70 आए, 80 आए, 85 आए, 90 आए, 90 प्लस आए, कितने आए, नहीं 1-2 चमकाने के लिए आए, बहुत सारे आए। जस्ट वॉच दिस एंड देन डिसाइड अबाउट द फैकल्टी। ठीक है, रैंक्स के बेसिस पे, रैंक होल्डर के बेसिस पे, और उनके दूसरों के एडवाइस पे नहीं जाने का। क्योंकि जो पुराने आज से 4 साल पहले सीनियर्स आपके पढ़ रहे थे, उनके टाइम में जो क्वेश्चन का पैटर्न था अलग है। शुरू में ही बोला है, ICI के पैटर्न, ICI के क्या पसंद, इंडस्ट्री को क्या पसंद, उसके हिसाब से करनी है तैयारी। तो नए पैटर्न, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। इंस्टीट्यूट बदल रहा है, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। इस बार जो इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया था, उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना कभी। बहुत कुछ बदल चुका है इंस्टीट्यूट में, बहुत पानी बह चुका है गंगा में। ध्यान से सुनो। वर्चुअल क्लास के लिए जाओ, ओमिक्रॉन और दुनिया भर के लफड़े होते हैं। फेस टू फेस में जाते हो और जाने के बाद फिर बंद हो जाता है, फिर रिफंड का चक्कर लगता है। वो बहुत गलत बात है, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, समय बर्बाद होता है। पता है, जब इस बार फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो रही थी, मैं भी शुरू करने वाला था, मैंने रोक दिया।
मुझे पता था बीच में रोकना पड़ेगा, अथॉरिटीज के आ जाएंगे। अभी इंडिया की यह हालत है, 90% बच्चों के फर्स्ट ग्रुप के क्लास तैयार रेडी नहीं हुए हैं, उनके कंप्लीट नहीं हुए हैं। नहीं तो अपने दोस्तों से पूछ के देख लेना, मैं आपको आज की स्टडी बता रहा हूं, आज का डेटा दे रहा हूं। जो बच्चे सोच रहे थे मई 22 में सेकंड ग्रुप देंगे, उनका फर्स्ट ग्रुप ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि फेस टू फेस शुरू हुआ था, फिर बंद हो गया। बेटा 10 दिन बाद देखते, 5 दिन बाद देखते, अच्छा फिर ऑनलाइन देखते। और मैंने ये बात पहले ही कह दी थी बच्चों को कि नो टू फेस क्लासेस फॉर नाउ। रुक जाओ 6 महीने, थोड़ा दुनिया को ठीक हो जाने दो। मतलब ऐसा ना, जान है तो जहान है, और सीए कर लेंगे। ऐसे भी गैर जिम्मेदारी से बहादुरी दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। मतलब गोली अपन फौज में, फौज लड़ने जाती है ना, गोली खाने थोड़ी जाती है, मारने जाती है, मरने थोड़ी जाती है यार। हमारा पर्पस क्या है? सीए की डिग्री लेना, जान देना थोड़ी है। जान दे दिया तो डिग्री बड़ी हो जाएगी क्या? नहीं, तरीके से ले सकते हैं ना, स्मार्टली। चैप्टर वाइज रिटन प्लान आपके पास होना चाहिए, जो मैंने आपको दिया। जुगाड़ मत करना, हो जो लास्ट मिनट का जो भागा दौड़ी मचती है ना, सर कुछ करा दो, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एबीसी ओबीसी ये सब बाद में देखेंगे। ध्यान से सुन लो मेरी बात, अभी नहीं, अभी पहले फुल कोर्स करके रिवीजन चालू करो। इंपॉर्टेंट एबीसी सब मैं दे दूंगा टाइम से। वेट, 100% कवरेज करनी है, टफ टॉपिक्स की पहले करनी है। जो मुश्किल हो ना उसको पहले तोड़े। कहते हैं ना, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो जो मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है ना, इतना मुश्किल नहीं होता है, उसको पहले प्रायोरिटाइज करो, पहले ब्रेक करो, पहले तोड़ के खत्म करो, ताकि बाद में टेंशन ना हो। और आसान को फिल्टर आउट करो, और मुश्किल के पीछे पड़े रहो। वे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सीधी सी बात है, जस्ट फॉलो दिस स्ट्रेटजी। छोटी छोटी बातें बट मोटी मोटी बातें, जो बच्चे ध्यान नहीं देते, मैं आपको याद दिला देता हूं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, एग्जाम क्लोज आते जाए, नए मटेरियल को कहना है नो। सर नए मटेरियल के चक्कर में नहीं पड़ना। जो आपकी फैकल्टी ने दिया है, जो आपके सर ने दिया है, जो आईसीआई ने मैट दिया है, वो जो कूड़ा हम इकट्ठा करते हैं ना टेलीग्राम पे जाके और इंस्टाग्राम पे जाके, और इधर उधर से जो कबाड़ इकट्ठे करते, नहीं करना वो सब। वो डिस्ट्रैक्ट कराते। ये ना, ये क्वेश्चन बैंक ले लो, ये बैंक ले लो, ये चार्ट ले लो, अरे वो ऑलरेडी है ना तुम्हारे पास। वो मेन पढ़ाई करते हुए सब इकट्ठे कर लो, जो और डिसाइड कर लो कि कौन सा ऑथेंटिक है और कौन सा ठीक है, चलता है। कुछ भी नहीं, स्टेशनरी नहीं कलेक्ट करना, डस्टबिन नहीं बनाना अपने आप को। समय कम है, काम ज्यादा है। फिल्टर आउट स्ट्रेटजी पे काम करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जहां तक बात है, जब तक आप फर्स्ट रिवीजन नहीं करते हो, जब तक आपको एबीसी एनालिसिस एंड लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान भी नहीं देना, देखना भी नहीं है। ठीक है, मेरी 60-40 स्ट्रेटजी फॉलो करना। जितना रीडिंग उसी के हिसाब से रिवीजन, रिसाइटिंग, रिकॉलिंग, राइटिंग एंड रीराइटिंग, ये फॉर्मूला याद रखना। नहीं तो ज्यादातर बच्चे पढ़ते पढ़ते चले जाते, एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, रिसाइट रिकॉल करते नहीं है, वहां जाके बातें याद नहीं आती। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है भाई। दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करने का। वो तूने कितने किए, और मैंने तो यार कर लिए, तो सारे हो गए, मेरा यस हो गया भाई, कब का हो गया, मैं तो 3 राउंड रिवीजन करा चुका हूं। चाहे उसने अभी सिलेबस भी नहीं शुरू किया हो, तुम्हें बोल देगा तुम्हारे नींद, रात की नींद हराम। अबे यार राहुल ने तो सारे कर लिए, अबे यार अंशिका का तो सारा हो गया यार, मैं तो सबसे बेवकूफ हूं यार, मेरे से तो घटिया तो कोई है ही नहीं यार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, डिप्रेशन में मरे जा रहे हो। भाई प्लीज ये काम नहीं करना। अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी, अपने पे फोकस करो, अपना बेस्ट दो। कंपेयर योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट कॉम्पिटिटर फॉर योर सेल्फ। तुम ही सबसे बड़े अपने कॉम्पिटिटर हो। तुम सुधर जाओ, दुनिया सुधर जाएगी, बात खत्म। और सर चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं आपको, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, मोटी मोटी बातें हैं। देखो भाई, ये डूज एंड डोंट्स जरूर फॉलो करना। ये हम सारे ये गलतियां करते हैं, मैं हर अटेम्प्ट में बताता हूं, बच्चे फिर भी गलतियां करते हैं, नहीं करना प्लीज। अब इंपॉर्टेंट बात, इतना कुछ अगर तुम करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। ठीक है, अब की बार 70 पार, यही नारा है ना, तो लेके आओ। तुम्हारे गिफ्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अटेम्प्ट से पहले आके अनाउंस करूंगा क्या गिफ्ट देने वाला हूं। 70 प्लस को क्या, 80 प्लस लेके आने वाले को क्या, और 90 प्लस वालों को क्या। पिछली बार भी दिया था, इस बार भी दूंगा, आप लोगों को भी दूंगा। तो योर टीचर इज रेडी टू प्रोवाइड यू विथ ऑल द रिवॉर्ड सिस्टम्स। नाउ दिस इज अ मोटिवेशन। सेशन के एंड में जाते जाते मैंने तुम्हें मोटिवेट कर दिया, तुमको क्यों करनी है तैयारी। एक तो सीए बनने के लिए करनी है, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं दुनिया में। वॉल पे लगा हुआ है सीए, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, छोटे मोटे बीच में भी अगर हमें मोटिवेशन मिलती रहती है, अच्छा लगता है। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, ज्यादा इधर उधर तूफानी मत करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपना, अपनों का, अपने लोगों का ध्यान रखो।
अपने घर वालों का ध्यान रखो। बहुत मुश्किल वक्त से ह्यूमैनिटी गुजर रही है, गुजर रही थी, गुजरती, अभी बहुत कुछ क्या होगा आगे नहीं पता है। आप बस तगड़े बने रहो, बस मजबूत रहो भाई। पढ़ने के लिए दिमाग को भी हेल्दी रखना, बॉडी को भी हेल्दी रखना। हम रहेंगे स्वस्थ तभी तो करेंगे बात एनर्जी के साथ, ठीक है। बस ये थी हमारी मास्टर प्लान स्ट्रैटेजी। रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है। ये सारा डेटा मैं शेयर कर रहा हूं आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अपने टेलीग्राम और मेरे EISSM ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेंगे आप लोग, बहुत काम आएगा आपको। यूट्यूब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे बने रहें। अब मैं लेके आने वाला हूं रिवीजन। ये जितनी बातें मैंने बोली हैं, लगभग टेस्ट, रिवीजन, RTP, MTP सब बैक टू बैक अब धीरे धीरे आने चालू होंगे। MCQ के प्रैक्टिसेस, केस स्टडी के प्रैक्टिसेस सब लेके आने वाला हूं अगले 2, 2.5, 3 महीने तक एकदम लगातार। तो जुड़ते रहिए, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो। अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग EISSM with Om. See you in the next video. Bye bye. See you.